हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्नातक पे। आज का सब्जेक्ट है अर्बनाइजेशन एंड अर्बनिज्म इन इंडियन हिस्ट्री। सेमेस्टर 5 का ये सब्जेक्ट है इंग्लिश मीडियम में। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वन शॉट वीडियो आपको मैं देने वाला हूँ और फ्री पीडीएफ नोट्स भी आपको इसके प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। DU, SOL और NC वेब तीनों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप @एकलव्य स्नातक 1 जो टेलीग्राम चैनल है आप इसको ज्वाइन कर लें और यहाँ पे आपको सारी की सारी जो पीडीएफ्स हैं वो मिलती रहेंगी। जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे और जितने भी वीडियोस के लिंक होंगे, जो भी नई वीडियो आएगी वो आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। इसके अलावा कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप एकलव्य स्टडी पॉइंट यूज़र नेम इंस्टाग्राम पे अपना मैसेज डालें और वहाँ पे आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, एलाबोरेट इट्स की फीचर्स। अर्बनाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, आपको इसके मेन फीचर्स बताते हुए इस आंसर को एलाबोरेट करना है। तो चलिए फिर देखते हैं भाई क्या है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि अर्बनाइजेशन है क्या। अर्बनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच विलेजेस ग्रो इनटू टाउन्स एंड टाउन्स ग्रो इनटू सिटीज़। यानी कि कोई गांव एक कस्बा बनता है और एक टाउन एक शहर बन जाता है, एक ग्रोथ होती है। इट ऑल्सो मीन्स मोर पीपल स्टार्ट लिविंग इन सिटीज़ इंस्टेड ऑफ विलेजेस। जब गांव से ज़्यादा लोग शहरों में रहना शुरू कर देते हैं तो इसको भी आप अर्बनाइजेशन कह सकते हो। अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो अर्बनाइजेशन जो है एक ही बारी में नहीं हुआ। अर्बनाइजेशन के अलग अलग डिफरेंट पीरियड्स रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर, ट्रेड, किंग्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट। अलग अलग टाइम पे हमने अलग अलग चीज़ों में अपना डेवलपमेंट किया है, डिपेंड करता है। अर्बनिज्म का मतलब क्या होता है इसको भी समझो। अर्बनिज्म का मतलब होता है द सिटी वे ऑफ लाइफ, यानी कि शहरी जीवन। यानी कि कैसे शहरों को प्लान किया गया है, कैसे वहाँ पे लोग रहते हैं, कैसे वो काम करते हैं। मार्केट, रोड्स, ड्रेनेज, कल्चर, रिलीजन, सोशल लाइफ सब शहर की होगी। यानी कि अर्बनाइजेशन का तो मतलब होता है सिटीज़ की ग्रोथ का, आप कह सकते हो इक्वल टू अर्बनाइजेशन। और अर्बनिज्म का मतलब होता है आपका लाइफस्टाइल, शहरीकरण। शहरी आपकी एक लाइफस्टाइल होना, आपका कल्चर सिटी के लोगों की तरह हो जाना, इसको आप कह सकते हो यही अर्बनिज्म है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट अर्बनाइजेशन को अगर हम समझें, जिसको आप कह सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है 2600 से 1900 BC। तो इंडिया का पहला अर्बन फेज था जब इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन की स्टार्टिंग हुई थी। इसमें इंपॉर्टेंट सिटीज़ का नाम अगर मैं आपको बताऊं तो हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल और कालीबंगन। आपने इनका नाम कई जगह पे पढ़ा होगा, सुना होगा, चाहे स्कूल में सुना हो, चाहे आप पिछले हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स पढ़ते आ रहे हो, सेमेस्टर 1 में भी सुना होगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारे यहाँ पे अर्बनाइजेशन की स्टार्टिंग मानी जाती है इंडिया के अंदर। अब मैं आपको बताऊँगा कुछ अर्बन फीचर्स कि अर्बन फीचर्स में होता क्या है। जब हम अर्बन फीचर्स की बात करते हैं तो अर्बन फीचर्स में जो सिटीज़ हैं उनकी प्लानिंग बहुत अच्छे से की जाती है और जो जितने भी रोड होंगे वो एक दूसरे को राइट एंगल पर क्रॉस करेंगे और जो घर बनाए जाएंगे वो पक्की ईंटों के बनाए जाएंगे और हर घर के अंदर एक बाथरूम होगा। ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड होगा और पानी के लिए भाई कुएँ होंगे आसपास। इसके अलावा हड़प्पा की अगर मैं बात करूं इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही, तो दो पार्ट्स में सिटीज़ डिवाइडेड थी। ये मान लो एक बहुत बड़ी सिटी है, तो एक तो इसका सिटाडेल है जो ऊंचा वाला एरिया है और एक इसका लोअर टाउन है जो नीचे का रेसिडेंशियल एरिया है। तो ये भी अर्बन फीचर्स के अंदर ही आप इसको काउंट कर सकते हैं। अर्बनिज्म इन दिस पीरियड, अगर इस पीरियड में अर्बनिज्म की बात करूं, सो पीपल फॉलोड रूल एंड ऑर्डर्स। जो लोग होते थे वो रूल्स ऑर्डर्स को फॉलो किया करते थे। ट्रेड करते थे भाई, इनसाइड भी और आउटसाइड भी इंडिया के। ठीक है, हड़प्पन जो थे वो ट्रेड करते थे। क्राफ्ट की बात करूं तो बीड हो गया, पॉटरी हो गई, सील्स हो गई, इन सब चीज़ों का क्राफ्ट का काम भी चलता था। वेट्स एंड मेजरमेंट का भी सिस्टम था भाई वहाँ पे। ठीक है, नापना तोलना ये सारी चीज़ें होती थी। तो अर्बनिज्म तो बहुत अच्छे से डेवलप्ड था, आप ये मान के चल सकते हो। फिर उसके बाद इंडस वैली की जो सिटीज़ थी उनका डिक्लाइन देखने को मिलता है अराउंड द 1900 BC। जो इंडस सिटीज़ थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी। माना जाता है इसका कुछ पॉसिबल रीज़न है कि बाढ़ आने की वजह से हो सकता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकता है, या हो सकता है ट्रेड में डिक्लाइन हो गया हो, ट्रेड होना कम हो गया हो, या रिवर ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली हो, ये भी एक हो सकता है। सो फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर दिस बिग सिटीज़ वर फ्यूअर। तो इन सब सिटीज़ के डिक्लाइन होने के बाद
बहुत समय तक बड़े बड़े शहर तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, बहुत कम थे अगर थे भी तो। सेकेंड अर्बनाइजेशन का टाइम आता है 600 BC ऑनवर्ड से, और इसको इंडिया का सेकेंड अर्बनाइजेशन का वो कहा जाता है। और रीज़न क्या है, देखो भाई, ये जो 600 BC ऑनवर्ड्स का टाइम है, इसमें आयरन टूल्स का यूज़ होने लगा था जो कि पहले यूज़ नहीं होता था। आयरन का पता चला तो हमारी फार्मिंग अच्छी हो गई, क्योंकि जो फार्मिंग के टूल्स होते हैं वो बनने लग गए। जितनी फार्मिंग अच्छी होगी भाई, फूड अच्छा होगा, सरप्लस यानी कि एक्स्ट्रा आपके पास बचेगा, फिर उसको आप बेचोगे, ट्रेड करोगे, पैसा आएगा, फिर उस पैसे से रेवेन्यू चलेगा, बड़े बड़े महाजनपद बनेंगे, बड़े बड़े किंगडम्स बनेंगे। इसके अलावा सपोर्ट ऑफ टाउन्स बाय बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, ठीक है, बुद्धिज़्म जैनिज़्म का भी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो नए नए आइडियाज़ सभी लोगों को बता रहे हैं कि भाई ऐसे अपनी लाइफ को जियो, ये करो वो करो। सो ये सेकंड अर्बनाइजेशन का टाइम था इंडिया के अंदर, जो कि 600 BC ऑनवर्ड से आप मान के चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ का नाम बताऊँ अगर सेकंड अर्बनाइजेशन में, तो पाटलिपुत्र है, राजगीर है, वैशाली है, वाराणसी है, उज्जैन है, तक्षशिला है, कौशाम्बी है। सो टाउन्स कह सकते हो कि ट्रेड के सेंटर बन गए थे इस टाइम पीरियड में, बहुत तगड़ा ट्रेड होता था, मार्केट्स का डेवलपमेंट हो गया था, कॉइन्स का यूज़ होता था इसमें, क्राफ्टमैन और ट्रेडर जो है वो शहरों में रहते थे, ठीक है, कारीगर वगैरह। अब मौर्यन पीरियड आता है जब 322 से 185 BC का। अर्बनाइजेशन कैसा था इनके टाइम पे, तो मौर्यन एम्पायर में जो सिटीज़ होती थी उनको उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने पे ध्यान दिया, जैसे कि पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया, और सिटीज़ जो है इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स होते थे, यानी कि शहरों से ही सब कुछ कंट्रोल होता था। सिटीज़ का फोर्टिफिकेशन करवाया जाता था चारों तरफ से ताकि सिक्योर रहे। रोड्स कनेक्टिंग डिफरेंट रीजन्स, जो रास्ते होते थे वो अलग अलग जगहों को जोड़ते थे। मार्केट्स कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, तो ये आप मान के चलो कि भाई मार्केट्स पूरी कंट्रोल होती थी स्टेट से, और ऑफिशियल्स जो होते थे, अधिकारी लोग, वो पूरे अर्बन लाइफ को कंट्रोल करते थे, मैनेज करते थे। सो यहाँ पे स्टेट कंट्रोल्ड अर्बनिज्म आप कह सकते हो देखने को मिलता है। अब गुप्त पीरियड में क्या था मैं आपको बताता हूँ। 300 से 600 CE का टाइम है ये, और इसको हम कहते हैं कि कल्चर और लर्निंग का टाइम था, गोल्डन पीरियड भी माना जाता है, कुछ लोग कहते हैं। सो इसके अर्बन फीचर्स कुछ इस तरीके से हैं कि सिटीज़ यहाँ पर ट्रेड का, एजुकेशन का, रिलीजन का और टेम्पल की ग्रोथ का ये एक सेंटर थी। इस टाइम पीरियड में बड़े बड़े जो व्यापारी लोग होते हैं, ट्रेडर्स, ठीक है, क्राफ्ट्समैन्स, उन्होंने अपना गिल्ड बनाया, अपना एक ग्रुप बनाया। और कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं बाद में थोड़ी सी ग्रोथ स्लो हो गई थी, क्योंकि ट्रेड कम हो गया था और पॉलिटिकल कंट्रोल थोड़ा वीक हो गया था। इस वजह से माना जाता है कि थोड़ा सा जो अर्बनाइजेशन हो रहा था वो कम हो गया था, स्लो डाउन हो गया था। फिर मिडेवल पीरियड आता है 1200 से 1700 CE। इसमें दिल्ली सल्तनत के टाइम पे और मुग़ल पीरियड के टाइम पे कुछ शहरों का डेवलपमेंट होता है। और होता क्या था, क्योंकि राजाओं को चाहिए था बड़ी बड़ी सिटीज़ कैपिटल बनाने के लिए, क्राफ्ट एंड ट्रेड की ग्रोथ होनी थी, मिलिट्री सेंटर्स बनने थे, इंटरनेशनल ट्रेड होना था, तो कुछ सिटीज़ और टाउन्स का डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर, सूरत, अहमदाबाद, ढाका। सो सिटीज़ बहुत लंबी लंबी वॉल बनी होती थी, बड़े बड़े बाज़ार होते थे, रूट पे कारवां चलते थे पूरे, और रेस्ट हाउस बनाए जाते थे रास्ते में रेस्ट करने के लिए, जिसको सराय कहा जाता था। और टेक्सटाइल का क्राफ्ट बहुत फेमस था। फिर कलोनियल पीरियड आता है, ब्रिटिशर्स का पीरियड। ब्रिटिशर्स ने तो पूरा इंडियन सिटीज़ को बदल दिया। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ये 3 शहर थे जो सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों ने बदले थे। सिटीज़ को मतलब डेवलप्ड एज पोर्ट्स, ज़्यादातर जो जो कोस्टल एरियाज़ थे वहाँ की सिटीज़ बहुत अच्छे से डेवलप हुई, और रेलवे का डेवलपमेंट करवाया अंग्रेज़ों ने, और एरिया सेपरेट कर दिए थे। एक तो सिविल लाइंस, यानी कि जो अंग्रेज़ अधिकारियों का रहने का एरिया है, और इंडियन एरिया अलग था। और अर्बन प्रॉब्लम ये थी कि शहरों में स्लम बनते जा रहे थे, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी झोगड़ी और जो है झुग्गियाँ, और क्राउड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। सैनिटेशन, साफ़ सफाई बहुत बुरी थी। अर्बनिज़म बिकेम अनइक्वल एंड डिवाइडेड। तो आप मान के चलो कि जो अर्बनिज़म होता है यहाँ पे, जो शहरीकरण होता है, वो पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा था, डिवाइडेड हो रहा था। आफ्टर द इंडिपेंडेंस अगर मैं आपको बताऊं, अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से हुआ है, अर्बन पॉपुलेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अब फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल रही है, एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल रही है, लोग अपने गाँव को छोड़कर शहरों की तरफ आ रहे हैं। सो मेट्रो सिटीज़ की ग्रोथ हो रही है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बड़ी बड़ी प्लांट सिटीज़ बन रही हैं लाइक चंडीगढ़। आईटी सिटीज़ की ग्रोथ हो रही है, लेकिन साथ के साथ कुछ अर्बन प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, जैसे पॉल्यूशन है, हाउसिंग, रहने की दिक्कत है, रेंट वगैरह ज़्यादा होता है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, ये सब है।
और अगर मैं आपको बताऊं मेन फीचर्स यही हैं कि भाई देखो, प्लांट सिटीज़, ट्रेड एंड मार्केट्स, स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर बनाना, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होना, कल्चरल डाइवर्सिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। ठीक है, कि जो जो हमने देखा कि कैसे पहले प्लांट सिटीज़ होती थी, ट्रेड एंड मार्केट्स भी, मतलब ट्रेड होता था, मार्केट भी थी, हर किसी का अपना एक ऑक्यूपेशन था, फिर वो शहरों में रहने लगते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स बनते हैं, ये सब चीज़ें हैं। इंडिया का जो आप अर्बनाइजेशन में है उसको अलग अलग फेजेस में आप पढ़ सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया। अर्बनाइजेशन यानी कि सिटीज़ की ग्रोथ, और अर्बनिज़म यानी कि शहरी जीवन, शहर का कल्चर, आप ये मान के चल सकते हो। ठीक है भाई, यहाँ से क्वेश्चन आता है हर बारी। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ कैन टेक्सचुअल सोर्सेज बी यूज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। हम टेक्सचुअल सोर्सेज को कैसे यूज़ कर सकते हैं अगर हमें अर्बनाइजेशन की हिस्ट्री समझनी है इन दी इंडिया। तो चलो देखते हैं। देखो भाई, अर्बनाइजेशन जो है एक कंटिन्यूअस और इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है जो होता ही रहता है इंडियन हिस्ट्री में, और दिखाता है अर्बनाइजेशन आपको बताएगा कैसे इकॉनमी चेंज हो रही है, कैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, कैसे पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, कैसे हमारा कल्चर चेंज हो रहा है, कैसे टाउन्स की ग्रोथ होती है और सिटीज़ की ग्रोथ होती है। तो वो सडनली नहीं होती, उसको होने में एक लंबा पीरियड लगता है। ठीक है, एग्रीकल्चर अच्छा होता है, ट्रेड अच्छा होता है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होता है, रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती रहती है, तब जाके किसी सिटी की ग्रोथ होती है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं आपको पता है वो फिजिकल एविडेंस देंगे सिटीज़ का, कैसे कोई बिल्डिंग है, रोड है, सामान मिल रहा है पुराना, पर वो फुली उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि सिटीज़ कैसे उस टाइम पे क्या होता था। ये तो सिर्फ आप सामान देख के बता सकते हो ना, इतना पुराना है। इसके लिए आपको टेक्सचुअल सोर्सेज पढ़ने पड़ते हैं। जब आप टेक्स्ट को पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि क्या होता क्या था एग्जैक्टली, और तभी आप अर्बनाइजेशन की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर पाओगे, डिटेल में इंफॉर्मेशन ले पाओगे। अर्बन लाइफ कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ट्रेड कैसा होता था, सोशल रिलेशन कैसे थे, और कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती थी। नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्सचुअल सोर्सेज। देखो, टेक्सचुअल सोर्सेज की बात करूँ तो इसका मतलब है जो रिटर्न रिकॉर्ड है, जो अलग अलग हिस्टोरिकल पीरियड में लिखा गया, चाहे रिलीजियस टेक्स्ट हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल्स हो, चाहे लिटरेरी वर्क हो किसी का, चाहे इंस्क्रिप्शंस हो, चाहे ट्रैवल अकाउंट्स हो, सब टेक्सचुअल सोर्सेज की कैटेगरी में ही आते हैं। ये सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिटीज़ को ये नहीं बताते कि बस एक फिजिकल स्पेस है, नो, वो बताते हैं कि ये ह्यूमन एक्टिविटी होती है, यहाँ पे एक सेंटर है ये, और क्या क्या होता है वो भी बताते हैं। टेक्स्ट के थ्रू हिस्टोरियन सीखते हैं कि भाई टाउन क्यों बनाए गए, और रूलर्स का क्या रोल था सिटी को डेवलप करने में, मार्केट के क्या फंक्शंस होते थे, एवरीडे लाइफ कैसी होती थी शहरों में रहने वाले लोगों की। टेक्सचुअल एविडेंस हमें मदद करता है सिटीज़ के नेम को आइडेंटिफाई करने में, उसकी पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस क्या है ये समझने में, और उनका इकोनॉमिक रोल क्या है, ये सब आप अच्छे से समझ पाते हो। रिलीजियस टेक्स्ट एंड अर्ली अर्बनाइजेशन। जो रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं वो अर्लीस्ट सोर्स होते हैं हमारे। अगर आपको अर्बनाइजेशन को पढ़ना है तो आप धर्म को पढ़ो, धर्म अपने आप आपको अर्बनाइजेशन के बारे में बता देगा। जैसे वैदिक लिटरेचर है, उसमें बताया जाता है अलग अलग तरीके के घर होते थे, सेटलमेंट्स होती थी, यानी कि आप कह सकते हो धीरे धीरे कैसे फोर्टिफाइड टाउन्स का एमरजेंस हुआ। बुद्धिस्ट या जैन धर्म के टेक्स्ट ले लो, जैसे त्रिपिटक है, जातक टेल्स हैं, ये आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। सिटीज़ का डेवलपमेंट, सिटीज़ की ग्रोथ कैसी हो रही थी उस टाइम पीरियड में, 6th सेंचुरी BC में। ये जो टेक्स्ट है ना, इससे आपको कुछ शहरों के नाम देखने को मिलेंगे अक्सर, राजगीर, वैशाली, वाराणसी, पाटलिपुत्र, इनको सेंटर ऑफ ट्रेड माना गया है, लर्निंग एंड रिलीजियस एक्टिविटी, यहाँ पे ये सब चीज़ें होती थी। और मर्चेंट्स के बारे में बात की जाती है कि भाई मर्चेंट हुआ करते थे शहरों में, मार्केट्स लगा करती थी, रेस्ट हाउस होते थे जिसको सराय कहते थे, और अर्बन इंस्टीट्यूशंस होते थे, यानी कि सिटीज़ एक तरीके से इम्पोर्टेंट हब बन गई थी इकोनॉमिक और सोशल लाइफ का। कुछ एपिक्स हैं, जैसे रामायण महाभारत है, उसके साथ कुछ संस्कृत का लिटरेचर है, अगर आप वो पढ़ लो तो भी आपको सिटीज़ पहले के ज़माने में कौन सी होती थी आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये जो टेक्स्ट होते हैं ना, ये सिटीज़ को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करते हैं, कैसे रोड की प्लानिंग थी तो कैसी थी, पैलेस होते थे तो कैसे होते थे, मार्केट प्लेसेस कैसे थे। ऑल्दो ये जितने भी आपको अकाउंट्स मिलेंगे ना, ये कभी कभी आइडियल्स हो सकते हैं कि आदर्श, वहाँ भैया ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन होता क्या है, हमें हेल्प तो फिर भी मिलती है ना। आपको आज की डेट में अगर प्लानिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो आपको कल्चर भी समझना है, तो आपको यही सब पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। पुराना कुछ क्लासिकल लिटरेरी वर्क अगर आप पढ़ो तो भी आपको सोशल डिवीज़न पता चल जाएंगे, पहले के ज़माने में कैसे होते थे सिटीज़ के अंदर, और जो अर्बन एलिट होते हैं, शहरों के बड़े लोग, उनकी लाइफस्टाइल कैसी होती है।
जिससे कि आप अपने अंदर भी बदलाव ला सको। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्स्ट एंड स्टेट कंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन। तो देखो होता क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रीटसाइज सच एज कौटिल्यास अर्थशास्त्र। कौटिल्य चाणक्य है जिनकी एक बुक है बहुत फेमस अर्थशास्त्र, बहुत क्रूशल बुक है। अगर आपको अर्बनाइजेशन को समझना है ना मौर्यन एम्पायर के टाइम पे, तो आप आंख बंद करके अर्थशास्त्र बुक का रेफरेंस ले सकते हो, बहुत कुछ है उसमें। इस टेक्स्ट में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, टाउन प्लानिंग कैसी होती थी, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था लोकल लेवल की, मार्केट के कैसे रेगुलेशन के रूल्स थे, टैक्स कैसे लिया जाता था, लॉ कैसे इन्फोर्स किया जाता था। यानी कि जो अधिकारी होते थे उनको ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है ट्रेड के लिए, क्राफ्ट के लिए, अर्बन सिक्योरिटी के लिए। तो सिटीज़ को बहुत केयरफुली मैनेज किया हुआ था, आप ये मान के चल सकते हो। सो ऐसे टेक्स्ट से क्या होता है, हिस्टोरियंस को ना रिकंस्ट्रक्शन में मदद मिलती है कि कैसे जो अर्बन सिटीज़ होती थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक यूनिट की तरह भी काम करती है। ठीक है। इंस्क्रिप्शंस एज रिकॉर्ड ऑफ अर्बन लाइफ। तो जो इंस्क्रिप्शन होते हैं, जो पिलर खासकर स्टोन पिलर्स पे, पत्थरों पर, रॉक्स के ऊपर, कॉपर प्लेट्स के ऊपर लिखे जाते हैं, ये हमें अच्छी खासी रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इन रिकॉर्ड से आपको पता चलेगा अर्बन सेंटर्स के बारे में कि रॉयल ऑर्डर क्या होते थे, लैंड ग्रांट हुआ तो किसको ग्रांट हुआ, डोनेशंस हमने मंदिर में दी तो कितनी दी। सो जो एक्टिविटीज़ होती थी जितने भी मर्चेंट्स की, गिल्ड की, ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स की, वो सब यहाँ पे लिखा गया है। अशोक के इंस्क्रिप्शंस हैं, वो रोड के बारे में बताते हैं, टाउन्स के बारे में बताते हैं, लोगों का क्या उसने भला किया था उसके बारे में बताते हैं। सो इंस्क्रिप्शन से हिस्टोरियंस को हेल्प मिलती है कि आप टाउन्स की ग्रोथ को समझ पाते हो, रिलीजन का क्या रोल था सिटी में ये आप समझ पाते हो, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पे उस टाइम पे होती थी आप इसको भी अच्छे से समझ पाते हो। ठीक है। फिर है अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। तो कुछ फॉरेन ट्रैवलर है जो इंडिया में आए और अच्छा खासा डिटेल लिखकर फिर वो चले गए। मेगस्तनीज है, फायान है, हुएनसांग है, अलबिरूनी है, इबन बतूता है। ठीक है। इन्होंने अच्छा खासा बताया है हमें सिटीज़ का साइज़ कैसा होता था, पॉपुलेशन कैसी होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, मार्केट और सोशल कस्टम्स कैसे थे। सो इनके जो भी इन्होंने लिखा है, चाहे वो पाटलिपुत्र के बारे में लिखा या दिल्ली के बारे में लिखा, इससे हिस्टोरियंस को बहुत मदद मिलती है। इंडियन सोर्सेज अगर मिल जाएँ ऐसे कुछ क्लियर एक पिक्चर मिल जाती है उनको, तो भाई हाँ ऐसे ऐसा होता था। सो बहुत यूज़फुल हैं। ठीक है। जब हम कंपैरिजन करते हैं खासकर उसमें मिडेवल क्रॉनिकल एंड कोर्ट हिस्टोरीज मतलब हिस्ट्रीज। सो मिडेवल पीरियड में भी पर्शियन और रीजनल क्रॉनिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते थे। ये जो टेक्स्ट होते थे ये बताते हैं कि कैपिटल सिटीज़ को एस्टेब्लिश क्यों किया गया है, बाज़ार का डेवलपमेंट कैसे हुआ। ठीक है। जो स्टेट के अंदर जो क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा है वो दिल्ली सल्तनत के अंदर या मुग़ल एम्पायर के अंदर वो कैसे ऑर्गेनाइज होगा, ये सब बताया गया इसके अंदर। एंड कोर्ट हिस्ट्रीज एंड रॉयल ऑर्डर्स एक्सप्लेन हाउ रूलर्स प्लान सिटीज़। अगर आप इनके कोर्ट हिस्ट्रीज पढ़ोगे जो इनके दरबारी इतिहासकारों ने लिखी हैं, आपको पता चलेगा प्लानिंग इन्होंने कितनी अच्छे से करी थी और इन्होंने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे से एक तरीके से मेंटेन रखा, ट्रेड पे कंट्रोल रखा। सो ये इंपॉर्टेंस ही तो है सिटीज़ की, एक सेंटर ऑफ पावर होती है भाई सिटी। तो कॉलोनियल रिकॉर्ड क्या बताते हैं, कॉलोनियल पीरियड में जो ब्रिटिश लोग होते थे ना उनके रिकॉर्ड जो है ना वो अच्छे खासी नॉलेज दे देंगे आपको। चाहे जनगणना हुई अगर सेंसस उसकी रिपोर्ट है, गजटर ने गजट निकलते हैं उसकी रिपोर्ट है, म्यूनिसिपल रिकॉर्ड हैं भाई एमसीडी वगैरह के, पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हो रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कितना हो रहा है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा इन रिकॉर्ड्स के अंदर। सो ये जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स हैं इस पीरियड के ये बहुत ज़रूरी हैं अगर आपको समझना है कि भाई कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है इंडियन सिटीज़ का कॉलोनियल रूल के टाइम पीरियड में। फिर है लिमिटेशन ऑफ टेक्सचुअल सोर्सेज। जो आप टेक्सचुअल सोर्सेज की बात कर रहे हैं उसकी कुछ कमियां हैं। टेक्सचुअल सोर्सेज एक्सट्रीमली यूज़फुल होते हैं लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं। बहुत सारे टेक्स्ट जो है वो रूलर्स खुद लिखते थे, अधिकारी खुद लिखते थे, एलीट लोग खुद लिखते थे ताकि वो इग्नोर ना हो और उनका नेट वगैरह मतलब अगर आप मान के चलो कि वो बिल्कुल भी इग्नोर ना हो। ठीक है। तो जो मतलब आप मान के चलिए कि ये बहुत ही यूज़फुल है। कुछ टेक्स्ट ऐसे होते हैं जो एग्जैजरेट हो जाते हैं कभी कभी, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आप किसी के तारीफ़ के पुल बांध दो तो वो भी गलत है। ठीक है। सो हिस्टोरियंस को क्रिटिकली बहुत अच्छे से एग्जामिन करना चाहिए, सोर्सेज को कंपेयर भी कर लेना चाहिए। ठीक है। अंधविश्वास नहीं करना हमें किसी सोर्स पे। कंक्लूज़न क्या निकलता है, टेक्सचुअल सोर्सेस बहुत ही बड़ा और बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं
अगर आपको हिस्ट्री ऑफ अर्बनाइजेशन पढ़ना है तो आप टेक्सचुअल सोर्सेज को पहले अच्छे से पढ़ोगे। इससे हमें अच्छे इंसाइट्स मिल जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की ग्रोथ, इकॉनमी और कल्चर, कैसे इन सब चीज़ों की ग्रोथ हुई है शहरों के अंदर अलग अलग हिस्टोरिकल पीरियड्स में। चाहे आप पुराने ज़माने का रिलीजियस लिटरेचर ले लो, चाहे नए ज़माने के कॉलोनियल रिकॉर्ड्स ले लो, ये सोर्सेस आपको बहुत मदद करेंगे कि कैसे इंडियन सिटीज़ का एमरजेंस हुआ, कैसे ये सिटीज़ डेवलप हुई, कैसे ये शहर चेंज हुए ओवर द टाइम। और इसको आप अगर अच्छे से केयरफुली अगर आप करते हो, स्टडी करते हो, तो भाई आपको बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक मीनिंगफुल हिस्ट्री मिलेगी जो कि बहुत अच्छी होगी। आप अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में भी आएगा बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं अब हम। What were the key characteristics of the first phase of urbanization discussed with reference to हड़प्पा? पहला जो फेज था अर्बनाइजेशन का वो हड़प्पन टाइम पीरियड का था। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि उसके कुछ फीचर्स आपको बताने हैं, की कैरेक्टरिस्टिक्स, कि उसमें हुआ क्या था। तो देखो भाई, जो फर्स्ट फेज था अर्बनाइजेशन का उसको आप कह सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन से एसोसिएट किया जाता है 2600 से 1900 बीसी का टाइम पीरियड। और आप मान के चलो ये अर्लीस्ट डेवलपमेंट था प्लांट सिटीज़ का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और कहीं भी नहीं थी। सो अमंग दीज अर्बन सेंटर्स हड़प्पा स्टैंड्स एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट। सबसे इंपॉर्टेंट साइट हड़प्पा है जहाँ पे आपको रिच आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलेंगे अर्बन लाइफ के। सिटीज़ ऑफ दिस सिविलाइजेशन, जो सिटीज़ हैं वो बहुत ही एडवांस प्लानिंग दिखाती हैं, और इसके अलावा इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बहुत अच्छा था, हाई लेवल का सोशल ऑर्गेनाइजेशन था। अगर आप हड़प्पा को पढ़ लेते हो तो हिस्टोरियंस भाई सीधा सीधा आपको फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। सबसे पहले प्लांट सिटी का लेआउट समझते हैं। सबसे स्ट्राइकिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें से पहले फेज़ के वो है सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा को एक ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था, यानी कि ग्रिड पैटर्न आपको मैं बता के थक चुका हूँ। ये एक बॉक्स ले लो, इसमें ग्रिड्स बना दो, है ना। ये ग्रिड्स आ गए इस तरीके से, इसी पैटर्न में बना हुआ था। स्ट्रीट्स भी आती थी ऐसे ही और ड्रेन्स भी ऐसे ही आते थे, राइट एंगल पे क्रॉस करते थे। ये दिखाता है प्लानिंग कितनी केयरफुल थी, रैंडमली नहीं बन गया था। सिटी को डिवाइड किया गया था दो मेन पार्ट्स में। एक तो सिटाडेल है जो कि थोड़ा ऊंचा था, मैं पीछे बता चुका हूँ। सो ये दिखाता है कि हाँ बहुत ही अच्छे से प्लानिंग कर रखी थी। एडवांस्ड आर्किटेक्चर एंड यूज़ ऑफ ब्रिक्स। तो जो हड़प्पन सिटीज़ होती थी ना वो एक यूनिफॉर्म बेकेड ब्रिक्स यूज़ करती थी, एक ही साइज़ की शेप की ईंटें। और ये दिखाता है कि कितना स्टैंडर्डाइजेशन था, उनके एक स्टैंडर्ड थे यार, टेक्निकल स्किल थी उनके पास। और हड़प्पा में आप अगर घरों को देखोगे जनरली बहुत अच्छे बनते थे, मल्टीपल रूम्स होते थे, एक आंगन होता था। और ब्रिक्स की यूनिफॉर्मिटी पता है क्या है, पूरे के पूरे एरिया में है। ये दिखाता है एक सेंट्रल कंट्रोल भी हो सकता है। पब्लिक बिल्डिंग्स और जो रेसिडेंशियल हाउसेस हैं वो भी बहुत अच्छे से बनाए जाते थे, कि आर्किटेक्चर बहुत अच्छा था इनका। एफिशिएंट ड्रेनेज एंड सैनिटेशन सिस्टम। सबसे मेजर आप मान के चलो हड़प्पन अर्बनाइजेशन का एक फीचर है उनका ड्रेनेज सिस्टम। हड़प्पा में हर घरों की अपनी नालियाँ थी जो कि आगे कनेक्टेड थी दूसरी नालियों से। जो जितना वेस्ट वाटर होता था वो गड्ढों में चला जाता था, जो ये दिखाता है कि भाई साफ़ सफाई कितनी अच्छी है, हाइजीन का वो लोग ध्यान रखते थे। और सच एन एलोबरेट सैनिटेशन सिस्टम, इतना साफ़ सफाई का अच्छा सिस्टम था तो एंशिएंट वर्ल्ड में और तो कहीं भी ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। पब्लिक हेल्थ को लेकर वो लोग कितना कंसर्न थे भाई, ये सोचो आप। वाटर मैनेजमेंट एंड पब्लिक यूटिलिटीज़, तो थोड़ा सा अब हम इस पर फोकस करते हैं। तो हड़प्पन्स ने पानी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर रखा था। घरों के अंदर कुएं बने होते थे और इसके अलावा बिल्कुल गलियों के पास में, ताकि साफ़ पानी सबको मिले। और पानी की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी थी, डोमेस्टिक यूज़ के लिए बहुत अच्छे से पानी मिल जाता था। तो इनकी अर्बन प्लानिंग ही तो है ना कि सब इजीली मिल रहा है। पब्लिक फैसिलिटीज़ की प्रेजेंस ही दिखाती है कि भाई सिटी की जो अथॉरिटी होती थी वो रिस्पॉन्सिबल थी, जो बेसिक नीड होती है शहर में रहने वाले लोगों के लिए कि पानी वगैरह मिलता रहे, उसका कितना अच्छे से ध्यान रखा जाता था। इसके अलावा फिर है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड ट्रेड। तो हड़प्पा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर था ट्रेड का और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। सो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो हैं जो हमें बताती हैं, जो कुछ चीज़ें निकलती हैं, चाहे सील्स हैं, चाहे वेट्स हैं, चाहे कोई मेज़र्स हैं, ये दिखाता है कि इनका ट्रेडिंग सिस्टम कितना अच्छा था। ये नाप तोल के तराजुओं का यूज़ करते थे। सो सामान का एक्सचेंज होता था, बार्टर सिस्टम आप जिसको कहते हो, इंडस रीजन में दूर दूर के एरिया तक भी ये लोग जाते थे, मेसोपोटामिया वगैरह तक भी।
कुछ हैंडीक्राफ्ट का काम होता था, मन के बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, मेटल का काम करना, सील्स पे इंग्रेविंग करना, ये भी बड़े लेवल पे होता था। सो ये एक्टिविटीज़ से ही तो अर्बन ग्रोथ होती है ना। एक इकोनॉमिक स्पेशलाइजेशन दिखाता है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एक और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, वो है फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन, बहुत स्टैंडर्डाइजेशन के लिए जाना जाता है। ईंटों का साइज़ पीछे मैंने आपको बता ही दिया, वेट्स का स्टैंडर्ड होना, मेजर्स का और सिमिलर सिटी का पूरा लेआउट ही एक जैसा है। तो ये अपने आप में दिखा रहा है ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। कोई क्लियर एविडेंस तो नहीं मिलता कि राजा था या नहीं था, पर यूनिफॉर्मिटी अगर इतनी ज़्यादा इतने बड़े लेवल पे है तो ये तो पक्का है कि भाई पक्का कोई ना कोई गवर्नेंस तो रही होगी। सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड अर्बन लाइफ, तो हड़प्पा का जो लेआउट है ये दिखाता है कि एक सोशल स्ट्रक्चर इनका बहुत ऑर्गेनाइज था। सिटाडेल और लोअर टाउन पूरा सेपरेट था, ये दिखाता है सोशल और फंक्शनल डिवीज़न थे भाई। हाँ भाई, पब्लिक प्लेस है तो वो ऊपर के लिए जाओ, रीजनल रेसिडेंशियल है तो आप नीचे आओ। द प्रेजेंस ऑफ लार्ज हाउसेस, बड़े बड़े घर होते थे और मतलब स्मॉलर ड्वेलिंग पॉइंट्स होते थे टू डिफरेंसेस इन वेल्थ। ठीक है, यानी कि आप मान के चलो कि एक्सट्रीम इनिक्वालिटी नहीं थी, थोड़ी बहुत ही इनिक्वालिटी थी। सो हड़प्पा के अंदर बहुत ही अच्छी डिसिप्लिन्ड कम्युनिटी ओरिएंटेड एक अर्बन लाइफ थी, नो डाउट। रिलीजियस और कल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करें तो कोई बहुत बड़ा मंदिर नहीं मिलता आपको हड़प्पा के अंदर। सील्स और कुछ मूर्तियां हैं जो दिखाती हैं कि हाँ हो सकता है धर्म में इनका विश्वास हो। कुछ सिंबॉलिक सील्स हैं, प्रोटो शिवा की सील है, ठीक है, ये सब आपने देखा होगा। पशुपतिनाथ सील है। सो रिलीजन आप क्या है मान के चलो कि हाँ बहुत कनेक्टेड था डेली अर्बन लाइफ से, ठीक है, बड़ा कोई मॉन्यूमेंट नहीं बना हुआ था। कंक्लूजन की बात करते हैं अब हम। तो देखो भाई, जो फर्स्ट फेज़ था अर्बनाइजेशन का इंडिया में, जैसा कि आपने हड़प्पा में देखा, उसमें आपको पता चला कि हाँ सिटीज़ की प्लानिंग कितनी अच्छी थी, एडवांस आर्किटेक्चर था, साफ़ सफाई बहुत अच्छी थी, इकोनॉमिक स्पेशलाइजेशन था, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बहुत अच्छा था। हड़प्पा आपको एक क्लियर एविडेंस देगा कि भाई अर्बन कल्चर डेवलप्ड वाला कैसा दिखता है इतने पहले, पुराने ज़माने में 5000 साल पहले। ठीक है, तो जो भी हमें फीचर्स हमने हड़प्पा के अंदर देखे हैं, ये सोफेस्टिकेशन और मैच्योरिटी दिखाता है पुराने ज़माने का जो अर्बन फेज था हमारा इंडियन हिस्ट्री का, उसके बारे में। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कमेंट ऑन द इवोल्यूशन ऑफ हम्पी एज एन इम्पीरियल सेंटर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। हम्पी के ऊपर भी आपका विजयनगर के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो हम्पी कहाँ पर है, तुंगभद्रा रिवर के किनारे है, कर्नाटका में बिल्कुल। और ये विजयनगर एम्पायर की कैपिटल थी, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम रहे हैं मिडेवल साउथ इंडिया के। इफ़ यू कैन सी हेयर, यू कैन सी ये साउथ इंडिया वाला ये वाला एरिया है। और अगर मैं आपको बताऊं, ये मिड 14th सेंचुरी में, ठीक है, इसको बनाया गया था एम्पायर को। और विजयनगर एम्पायर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल, मिलिट्री और कल्चरल फोर्स था, ये आप मान के चलो। ओवर द टाइम हम्पी जो है एक छोटा सेटलमेंट था जिसकी थोड़ी रिलीजियस सिग्निफिकेंस थी कि भाई मंदिर वंदिर यहाँ के बहुत फेमस थे, और देखते ही देखते बहुत इम्पीरियल कैपिटल बन गई। इसका जो इवोल्यूशन है एज एन इम्पीरियल सेंटर, ये यहाँ का पॉलिटिकल एम्बिशन को दिखाता है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को दिखाता है, रिलीजियस आइडियल्स को दिखाता है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन को दिखाता है। कई चीज़ें, कई फैक्टर्स थे जिनकी वजह से हम्पी इतना आगे बढ़ पाया। सबसे पहले जियोग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, इसको मैं आपको बताऊंगा। सो हम्पी को सेलेक्ट करना एज द इम्पीरियल कैपिटल, ये इसके जियोग्राफिकल जो एडवांटेजेस थे उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। तो ये जो हम्पी शहर है ये सराउंडेड था पहाड़ियों से, तुंगभद्रा रिवर से, ठीक है, जो कि एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम है अगेंस्ट द इन्वेजन्स। अगर आपके चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, चारों तरफ नदियाँ हैं, तो कोई भी दुश्मन सीधा तो नहीं घुस पाएगा। और द रजड टेरेन मेड मिलिट्री अटैक्स डिफ़िकल्ट, ये तो टेरेन है ना इनका, यही इतना डिफ़िकल्ट हो जाता था मिलिट्री अटैक के लिए कि बहुत मुश्किल है। और पानी जो है एक रिलायबल एक सप्लाई पानी की थी नदी के होने से। इसके अलावा ये जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है इसने विजयनगर को बहुत मदद करी और यहाँ के राजाओं को बहुत मदद करी कि एक स्ट्रॉन्ग और सिक्योर इंपीरियल सेंटर था। इसके जैसा शहर और कोई नहीं था विजयनगर में, और बाहर से कोई ख़तरा भी नहीं था, ठीक है, सुल्तान वगैरह से किसी का भी ख़तरा वगैरह नहीं था इनको। तो ये आप मान के चलो कोई ख़तरा वगैरह भी नहीं था।
इसके अलावा इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस और इसकी कुछ अर्ली ग्रोथ के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर मैं डिस्कशन अब आपके साथ करूँगा। सो इम्पीरियल कैपिटल बनने से पहले हम्पी जो है ऑलरेडी एक इम्पोर्टेंट, एक पवित्र जगह थी। क्यों? क्योंकि इसको पंपा देवी की एक कहानी से जोड़कर देखा जाता है और भगवान विरूपाक्ष की कहानी से, और ये एक तीर्थ यात्रा का स्थान भी रह चुका था। तो कुछ अर्ली जो विजयनगर के रूलर्स हुए उन्होंने इसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस को समझा और इस चीज़ को एक लेजिटिमेसी दी कि हाँ भाई इसको तो बचाना है। कुछ मंदिर है यहाँ पे, विरूपाक्ष टेम्पल है, ये तो एक बहुत सेंट्रल है अर्बन लाइफ के लिए। रिलीजियस पैट्रोनेज, राजा महाराजाओं ने यहाँ के मंदिरों को बचाया, ठीक है। और इससे क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ हुई वहाँ के एरिया में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ी। जब इतने मंदिर होते हैं, लोग आते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, तो रिलीजन का भी बहुत बड़ा रोल था भाई हम्पी के एवोल्यूशन में। फिर है अर्बन प्लानिंग एंड इम्पीरियल आर्किटेक्चर। तो जैसे जैसे विजयनगर एम्पायर एक्सपेंड हुआ तो हम्पी का डेवलपमेंट हो गया एक बहुत बड़ी प्लांट सिटी के रूप में। ये सिटी जो थी एक पवित्र जगह, एक रॉयल और एक अर्बन जोन की तरह डिवाइड हो गई थी इन पार्ट्स में। बहुत बड़े लेवल पे फोर्टिफिकेशंस की गई भाई, दीवार बड़ी बड़ी बनवा दी गई, गेट बनवा दिए गए, रोड बनवा दिए गए, ठीक है, वॉच टावर्स बनवाए गए निगरानी रखने के लिए। और ये दिखाता है इनकी प्लानिंग कितनी अच्छी थी, मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत तकड़ी थी। कुछ मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे रॉयल एनक्लोजर के अंदर आप अगर देखोगे जाओगे, रॉयल पैलेसेस हैं, हजार राम टेम्पल है, विट्ठल टेम्पल है, विरूपाक्ष मंदिर वगैरह, ठीक है, बड़े बड़े मंडप बने हुए हैं। ये दिखाता है कि कितने पैसे वाले लोग थे यहाँ के, इम्पीरियल पावर इनकी। और ड्यूरेबल स्टोन, ऐसा पत्थर यूज़ किया गया है जो बहुत टिका हुआ है, अच्छा खासा पत्थर यूज़ हुआ है भाई। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेंटर, तो हम्पी जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव हर्ट भी था विजयनगर एम्पायर का। यहाँ से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ये लोग कंट्रोल करते थे। द रॉयल पैलेस कॉम्प्लेक्स, काउंसिल हॉल्स एंड ऑफिसेस ऑफ ऑफिशियल्स वर लोकेटेड विद इन द फोर्टिफाइड रॉयल एरिया। जो एक फोर्टिफाइड एरिया था, रॉयल एरिया था, वहाँ पे बड़े बड़े रॉयल पैलेस बने हुए थे, काउंसिल हॉल्स थे, ऑफिस बने हुए थे अधिकारियों के उसी एरिया में। और द सिटी सर्व्ड एज द सीट ऑफ किंग, नोबल एंड मिलिट्री कमांडर। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े अधिकारी, मिलिट्री कमांडर सब यहीं रहते थे। इंपॉर्टेंट डिसीजन जितने भी थे सरकार के, टैक्स से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, मिलिट्री कैंपेन से रिलेटेड, वो सब यहीं से लिए जाते थे। सो हम्पी का तो बहुत बड़ा रोल था। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एंड ट्रेड, तो ट्रेड एंड कॉमर्स भी हम्पी की ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सिटी जो है वो कनेक्टेड थी इंटरनल ट्रेड रूट से और इंटरनेशनल मार्केट से भी, अगर आप वेस्टर्न कोस्ट की तरफ जाओगे। कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, जैसे अब्दुल रज़ाक है, डोमिंगो पेस है, फरनाउज नूनीस है। ये बताते हैं हम्पी एक बहुत वेल्दी शहर है, एक ऐसी चहल पहल वाली सिटी है जहाँ की बिजी मार्केट्स हैं, लग्जरी सामान यहाँ पे मिलता है, वहाँ की पॉपुलेशन बहुत पैसे वाली है। सो अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल सरप्लस थ्रू इरिगेशन सिस्टम सपोर्टेड अर्बन ग्रोथ। ये जब खेती करते हैं तो इतना एक्स्ट्रा बच जाता है, तो उसके बाद उसकी अर्बन ग्रोथ होती है, जब ट्रेड होता है, बढ़ता है ट्रेड। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट कल्चरल एंड सोशल लाइफ, सो हम्पी एक सेंटर ऑफ कल्चर भी था, आर्ट और लर्निंग का भी सेंटर था। विजयनगर के जो रूलर्स थे ना, वो मंदिरों को, नाच गाने को, लिटरेचर को बहुत मदद करते थे, हेल्प करते, सपोर्ट करते थे। कुछ पब्लिक प्लेस हैं, जैसे बाजार हैं, मंदिर का कॉम्प्लेक्स है, ये सोशल और कल्चरल हब की तरह काम करते थे। बड़े बड़े स्कॉलर, आर्टिसन, ट्रेडर, भगतजन यहाँ पे आते थे, यहाँ की सोसाइटी के साथ रहते थे। मिलिट्री स्ट्रेंथ और फोर्टिफिकेशन की बात करूँ तो देखो भाई, हम्पी का एक इम्पीरियल कैरेक्टर है। आप अगर देखो तो भाई मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बहुत तकड़ा था। जो ये शहर था, इसके फोर्टिफिकेशन की लेयर बहुत ज़्यादा थी, लगभग 7 बड़ी बड़ी दीवारें बना रखी थी इन्होंने, ठीक है, बेस्टन्स बना रखे थे और वॉच पोस्ट बना रखी थी जहाँ से निगरानी रखते थे। रोड्स को डिज़ाइन किया गया था ताकि सैनिक वैनिक लोग आराम से आ जा सकें, सप्लाईज ले जा सकें। मिलिट्री की प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी, पूरा एम्पायर प्रोटेक्टेड था। सो साउथ इंडिया के अंदर जो इनका डोमिनेंस था वो आपने देखा। अब आप देखेंगे डिक्लाइन ऑफ हम्पी एज एन इम्पीरियल सेंटर। सो हम्पी का डिक्लाइन होता है, ठीक है, आफ्टर द बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 के बाद, जब विजयनगर की फोर्सेस जो थी वो हार गई थी। कंबाइंड अटैक हुआ था, डेक्कन के सुल्तानों ने मिलकर अटैक किया था। इस हार के बाद हम्पी पे इन्वेजन हुआ, इसको लूटा गया, इसको डिस्ट्रॉय किया गया। डिस्ट्रक्शन होने से यहाँ की पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो थी, जो रोल था पूरा, वो डिस्ट्रॉय हो गया। सिटी एक तरीके से अबेंडन हो गई, खाली हो गई। इसके बाद भी जो यहाँ के रूइंस भी है ना, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं आप अगर देखने जाओ तो।
कंक्लूज़न क्या निकला? कंक्लूज़न यही निकला कि जो हम्पी का कैसे एवोल्यूशन हुआ, एक पवित्र जगह थी और धीरे धीरे देखते ही देखते एक ग्रैंड इंपीरियल कैपिटल बन गई। ये विजयनगर एम्पायर के एम्बिशियस राजाओं का ही है सब कुछ किया हुआ। इसकी लोकेशन कितनी स्ट्रेटेजिक थी भाई, इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस इतना ज़्यादा था, यहाँ का अर्बन डिज़ाइन इतना प्लान था, एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस बहुत थी इस शहर की, इकोनॉमिकली बहुत प्रॉस्परस था, कल्चरल वाइब्रेंसी, अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ पे आके रह रहे थे। सो इसका पॉलिटिकल रोल तो डिक्लाइन हो गया था, आपको बता दिया मैंने कि कैसे वो तालीकोटा के उसमें वॉर में हार गए थे और जब एक अटैक हो गया था इनके ऊपर। सो हम्पी आज भी एक पावरफुल सिंबल है इंपीरियल अर्बनिज्म का और स्टेट क्राफ्ट का इन दी इंडियन हिस्ट्री। ओके जी, अब हम बढ़ेंगे आगे और अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि है डिस्कस द वेरियस फीचर्स एंड कंसिडरेशंस बिहाइंड अर्बन प्लानिंग इन कॉलोनियल इंडिया। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है, अलग अलग फीचर्स पढ़ने हैं। अर्बन प्लानिंग कॉलोनियल इंडिया के अंदर क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो भाई, अर्बन प्लानिंग कॉलोनियल इंडिया में अंग्रेजों के टाइम पे डेवलप्ड मेनली ड्यूरिंग द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी अंडर द ब्रिटिश रूल। सो ब्रिटिशर्स ने 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में ज़्यादातर डेवलपमेंट का काम किया जो हमें देखने को मिलता है। और जो कॉलोनियल स्टेट था, जो अंग्रेज़ों की सरकार थी, उन्होंने सिटीज़ के नई आइडिया बनाए एंड सिटी न्यू आइडियाज़ ऑफ सिटी प्लानिंग के नए आइडियाज़ बनाए ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव जो नीड्स हैं, मिलिट्री नीड्स हैं, कमर्शियल नीड्स हैं, हेल्थ रिलेटेड नीड्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें उनका ध्यान रखा जा सके। पहले की जो सिटीज़ होती थी जो ट्रेड, रिलीजन और रॉयल पैट्रोनेज के अकॉर्डिंग ग्रो करती थी, कॉलोनियल सिटीज़ थोड़ी अलग थी। ये था कि हाँ, थोड़ा मतलब इनको ऐसा प्लान किया गया था कि वो अंग्रेज़ों को फ़ायदा होना चाहिए, सूट होनी चाहिए, जैसा उनको चाहिए वैसा उनको मिलना चाहिए शहर। सो जो प्लानिंग होती थी कॉलोनियल टाउन्स की, वो दिखाता है कि ब्रिटिशर्स के कितने कंसर्न्स थे कंट्रोल को लेकर, सेग्रीगेशन को लेकर, एफिशिएंसी को लेकर, पब्लिक हेल्थ को लेकर। सो जो कॉलोनियल अर्बन प्लानिंग है वो एक तरीके से कहीं ना कहीं इंडियन सिटीज़ का फिजिकल और सोशल लैंडस्केप पूरा रीशेप कर देती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल कंसिडरेशंस। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंसिडरेशन है बिहाइंड द अर्बन प्लानिंग इन कॉलोनियल इंडिया वो है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। अंग्रेजों ने जो सिटीज़ बनाई थी वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से बनाई थी। जो सिटीज़ थी वो डिज़ाइन की गई थी ताकि वो ऐसी सरकार चलाई जा सके जो ब्रिटिश अधिकारी हैं वो एफिशिएंटली मैनेज कर पाएँ सब कुछ। कुछ एरियाज़ जैसे सिविल लाइन्स वगैरह ये बनाई गई। ठीक है, यहाँ पे घर बनने थे यूरोपियन लोगों के जो कि गवर्नमेंट ऑफिस के बिल्कुल क्लोज हों। चौड़े चौड़े रोड बनवाए, क्लियरली एक जोन डिफाइन कर दिया कि भाई यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है। ठीक है, एक ऑर्डर मेंटेन किया, अधिकारी लोग फटाफट पहुँच जाएं, ताकि ये दिखाता है कि अर्बन कैसे शहरों को इन्होंने कितना आगे बढ़ाया है अंग्रेज़ों ने। मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक नीड्स। अब अगर थोड़ा मिलिट्री के बारे में अगर हम बात करें तो मिलिट्री सिक्योरिटी ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कॉलोनियल अर्बन प्लानिंग में। कंटोनमेंट्स बनाई गई, एक ऐसा सेपरेट मिलिट्री जोन जहां सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री का बंदा ही रहेगा, क्राउडेड जगहों से दूर। ये ऐसे एरिया होंगे जहां पर ब्रिटिश ट्रूप्स भी रहेंगे और ओपन स्पेस होगा ताकि कोई बीमारी ना फैले, निगरानी भी रखी जा सके। जो लोकेशन होगी, लेआउट होगा सिटीज़ का, वो ऐसा देखा जाता था जैसी नीड हो। ठीक है, जैसा इंटरेस्ट हो, जैसा जिसमें फ़ायदा हो रहा हो, पोर्ट्स को देखते हुए, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को देखते हुए शहर बनाए जाते थे। रेशियल सेग्रीगेशन एंड सोशल कंट्रोल। तो जो कॉलोनियल टाइम पीरियड में जो शहर बनाए जाते थे वो कहीं ना कहीं रेसिस्ट आइडियाज़ भी उसमें देखने को मिलते हैं। जो ब्रिटिशर्स के प्लान करने वाले लोग थे वो मानते थे कि इंडियन जो नेबरहुड्स हैं जहाँ इंडियंस लोग ज़्यादा हैं वो बहुत ओवर क्राउडेड हैं, अनहाइजीनिक हैं। यूरोपियन एरियाज़ तो साफ़ सुथरे होते हैं। सो एज अ रिज़ल्ट सिटीज़ जो थी ना उनको डिवाइड किया गया इनटू डिस्टिंक्ट जोन्स। वाइट टाउन अलग बनाया गया, ब्लैक टाउन अलग बनाया गया। वाइट टाउन यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज रहेंगे, ब्लैक टाउन में इंडियंस रहेंगे। ये जो सेग्रीगेशन था ये सोशल नहीं है, ये स्पेटियल है, यानी कि रेशियल एक तरीके से आप भेदभाव कर रहे हो भाई हमारे ही यहाँ पे आके हमारे ऊपर। हेल्थ, सैनिटेशन एंड पब्लिक हाइजीन। सो पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो इम्पोर्टेंट थे जब लगातार बीमारियां फैल रही थी, प्लेग, कॉलरा वगैरह। सो कॉलोनियल जो प्लानर्स थे उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम बनाए कि भाई गंदा पानी निकलने का एक जुगाड़ होना चाहिए। सीवेज लाइंस बनाई, पानी की सप्लाई बनाई पाइपलाइन से,
और जो वेस्ट को कैसे डिस्पोज करना है वो बताया, जिससे साफ सफाई सुधरे, सैनिटेशन इम्प्रूव हो, खासकर जहाँ यूरोपियन एरियाज हैं। चौड़े रोड बनाए गए, खुले जगह रखी गई ताकि हवा का सर्कुलेशन सही रहे। ठीक है, उस टाइम पे माना जाता था खुली हवा में रहना अच्छी चीज़ होती है। हावेवर इम्प्रूवमेंट्स वर ऑफन अनइवन एंड नेग्लेक्टेड इंडियन लोकेलिटीज़। जब इम्प्रूवमेंट होते थे तो अपने हिसाब से वो करते थे, इंडियन लोग जहाँ रहते थे वहाँ पे वो इतना कुछ नहीं किया करते थे इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल कंसिडरेशंस। सिटीज़ वर प्लान टू सपोर्ट द कॉलोनियल इकोनॉमी। शहर इस तरीके से बनाए गए थे कि भाई जो कॉलोनियल इकोनॉमी से उसको मदद पहुँचे। कुछ पोर्ट्स हैं जैसे बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, इनका डेवलपमेंट किया गया एज अ मेजर अर्बन सेंटर टू फैसिलिटेट ट्रेड, क्योंकि यहाँ से ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था कोस्टल एरियाज़ के पास से, और एक्सपोर्ट होता था रॉ मटेरियल का, वो ले जाते थे अपने वहाँ पे इंडिया से। मार्केट, वेयर हाउस यानी गोदाम, रेलवे स्टेशन, इंडस्ट्रियल जोन्स, इनको इतना केयरफुल तरीके से प्लान किया गया ताकि ये सिटीज़ से कनेक्ट हो विद हिंटरलैंड्स एंड ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क्स। ऐसी जगहों से जोड़ दो सब कुछ कि बाहर भी ले जाना है ना, ग्लोबल ट्रेड करना है तो आसानी से ले जाओ। सो अर्बन प्लानिंग आप कह सकते हो उनका इकोनॉमिक बेनिफिट करवा रही थी, तभी वो कर रहे थे। ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट को अंग्रेज लेकर आए, ये सबसे बड़ा फीचर था। रेलवे, ट्राम गाड़ी होती है जो, और जो चौड़े रोड, ये बनाए थे अंग्रेज़ों ने ताकि कनेक्टिविटी अच्छी हो सिटीज़ के बीच में। रेलवे स्टेशंस तो भाई एक लैंडमार्क बन गए थे, ये दिखाता है पूरा सिटी का स्ट्रक्चर बदल गया रेलवे आने से। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट मेनली यही इसीलिए था कि उनका अपना फ़ायदा करना था, उनको सामान आए जाए आराम से, हमारे ट्रूप्स वगैरह आराम से आए जाएँ, और उनका कंट्रोल बना रहे सिटीज़ पे। प्लान्ड एक्सटेंशंस एंड न्यू टाउनशिप्स। तो जो कॉलोनियल प्लानर्स होते थे वो क्या करते थे, प्लान करते थे पूरा एक्सटेंशन कैसे करना है। ठीक है, कोई वो क्या करते थे कि मतलब इम्प्रूव नहीं करते थे पुराने सेटलमेंट्स को, वो नया ही प्लान बनाते थे पूरा। नई दिल्ली एरिया है, ठीक है, इसको इंपीरियल कैपिटल बनाया गया, ये दिखाता है इतना बड़ा आर्किटेक्चरल स्टाइल है, यहाँ की सिमेट्री, यहाँ के वाइड वाइड एवेन्यूज़ बनाए गए। हिल स्टेशन बनाए इन्होंने, शिमला, दार्जिलिंग। ठीक है, ये भी प्लान पूरा एकदम सही तरीके से बनाए गए ताकि वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी कर सकें, रिक्रिएशनल पर्पस, घूमने फिरने में, मनोरंजन के लिए भी वो लोग जा सकें। अपने क्लाइमेटिंग उनके कंडीशंस हैं, कुछ कंसर्न्स हैं कि अगर ज़्यादा गर्मी है तो वो झेल नहीं पाते, तो उन्होंने हिल स्टेशंस वगैरह को डेवलप किया भाई इंडिया के अंदर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यूज़ ऑफ सर्वे एंड म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो अर्बन प्लानिंग होती थी ना वो सर्वे पे ज़्यादा डिपेंड थी। ये लोग डेटा देखते थे भाई, डेटा के हिसाब से सारा काम चलता था इनका, मैपिंग करते थे। म्यूनिसिपल बॉडीज़ इन्होंने बना रखी थी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस बनाई थी इन्होंने ताकि टैक्स वगैरह लेने के लिए, साफ़ सफाई के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो इसके लिए। सो बेसिकली वाइल दीज इंस्टीट्यूशंस इंट्रोड्यूस मॉडर्न अर्बन गवर्नेंस, यहीं से ही तो मॉडर्न अर्बन गवर्नेंस आती है। लेकिन यहाँ पे अंग्रेज़ों को अपना फ़ायदा दिख रहा था, इंडियन वॉइसेस को कोई नहीं सुन रहा था। ठीक है, कॉलोनियल प्रायोरिटीज़ पे पूरा ध्यान था, सारे डिसीजन होते थे, पब्लिक पार्टिसिपेशन कुछ भी नहीं था, इंडियन लोगों के लिए कुछ भी नहीं था। इम्पैक्ट एंड लिमिटेशंस ऑफ कॉलोनियल अर्बन प्लानिंग। तो जो कॉलोनियल टाइम पे जो अर्बन प्लानिंग हुई उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारे शहरों पे, आज भी देखने को मिल रहा है। लुटियंस दिल्ली में चले जाओ, अलग ही एक आपको लगेगा भाई वाइब आ जाएगी, आप दिल्ली में आ गए हो। सो एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम भी आ गई कि डेवलपमेंट अनइवन हो गया, कहीं तो बहुत ही बड़ी बड़ी जगह हैं, कहीं कहीं पे भाई बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरिया हैं, ओवर क्राउडेड एरियाज़ हैं। सो ये जो इग्नोरेंस है, नेगलेशन है कि भाई हाँ, द नेगलेक्ट ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग एंड इंक्लूसिव प्लानिंग, पूरा मिला जुला कर इन्होंने प्लान नहीं बनाया, अपना ही अपना कराया। इसी से तो स्लम बन गए बड़े बड़े, जो आज भी स्लम बने हुए हैं। सो कंक्लूज़न इसका क्या निकला, कंक्लूज़न यही निकला कि अर्बन प्लानिंग कॉलोनियल इंडिया में उन्होंने ये देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से क्या ज़्यादा अच्छा रहेगा, मिलिट्री सिक्योरिटी के लिए क्या अच्छा रहेगा, ब्लैक टाउन वाइट टाउन गोरा काला भी वो लोग करते थे, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी उनको करना था, सारी चीज़ें देख भाग के तभी उन्होंने ये सब प्लान्स बनाए थे। सो इन्होंने नई प्लानिंग की टेक्निक्स भी इंट्रोड्यूस करी, नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंट्रोड्यूस करा। बेसिकली सिर्फ अंग्रेज़ों का फ़ायदा था और कुछ भी नहीं था। जो अंग्रेज़ों की लेगेसी है वो आज भी कंटिन्यू है, आज भी भाई आप मान के चलो कि कुछ इंडियन सिटीज़ के लिए वो चैलेंजिंग है, उतना डेवलप शायद कोई कर पाए। अब लुटियन दिल्ली इतनी अच्छी बनी हुई है, अब बाकी की दिल्ली देखो, आप देखो मानोगे अलग ही दिल्ली में हो। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट रोल डिड ट्रेड, रिलीजन एंड द स्टेट प्ले इन द एमर्जेंस ऑफ अर्बन सेंटर्स इन मिडेवल इंडिया। तो भाई आपको मिडेवल इंडिया में देखना है कि ट्रेड और रिलीजन का और स्टेट का कितना रोल था
अर्बन सेंटर्स की डेवलपमेंट में। तो आइए देखते हैं। सो जो ग्रोथ होती है अर्बन सेंटर्स की मिडेवल इंडिया में, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो बदलाव हो रहे थे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल पावर, ये तीनों से कनेक्ट करके आपको बताना है। पहले क्या होता था, अनलाइक एंशियंट अर्बनाइजेशन, मिडेवल टाउन्स डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू एक्सपेंडिंग ट्रेड नेटवर्क्स। जैसे 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 ट्रेड बढ़ता जा रहा था तो नए शहर बन रहे थे। और द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स ऑफ पावरफुल स्टेट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स भी थी भाई, ठीक है, और रिलीजियस भी कुछ एस्टेब्लिशमेंट्स हो रही थी। जैसे जो सिटीज़ थी वो सेंटर बन गई, कॉमर्स का व्यापार होता था भाई शहरों में। शहरों में ही मंदिर, मस्जिद, दरगाह सब थे। शहरों से सरकार चलती थी, कल्चर पूरा शहर का कल्चर ही पूरा भाई वो कल्चर था। सो ये सारी चीज़ें जो ट्रेड, रिलीजन और स्टेट, इन तीनों का इन्फ्लुएंस है कि कैसे शहर बने आगे चल के। बिटवीन द 13th एंड 18th सेंचुरी ये टाइम पीरियड था। मैं आपको बताता हूँ ट्रेड का क्या रोल था अर्बन ग्रोथ में। ट्रेड जो है बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मिडेवल टाइम पीरियड में ट्रेड बहुत होता था। इंटरनल ट्रेड होता था, तो आपके विलेज और टाउन और सारे एरियाज़ कनेक्ट हो गए मार्केट से। जब कारवां के रूट्स चलते थे, बहुत लंबे लंबे रास्ते होते थे, लोग जाते थे। जो मर्चेंट कम्युनिटीज़ होती थी वो अपनी सेटलमेंट्स बनाती थी ट्रेड रूट्स के पास, अपने घर बनाते थे रिवर पोर्ट्स के पास, कोस्टल एरियाज़ के पास, जिससे क्या हुआ, कमर्शियल टाउन्स का डेवलपमेंट हुआ। सूरत, कैम्बे, मसूलीपट्टनम एंड ऑल। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होता था वेस्ट एशिया के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ। तो इससे पैसा आता था टाउन्स में, जिससे कि मार्केट्स की ग्रोथ होती थी। और क्या होता था, बड़े बड़े गोदाम बनाए जाते थे, क्राफ्ट प्रोडक्शन बढ़ता था। सो बड़े बड़े कारीगर थे, ट्रेडर थे, मनी चेंजर भी होते थे। ये सारे लोगों ने अर्बन सेंटर्स को बहुत डेवलप किया है मिलजुल के। रोल ऑफ रिलीजन इन अर्बन डेवलपमेंट। रिलीजन का क्या रोल है, आप इसको ध्यान से समझिए। बहुत सारे तीर्थ यात्रा की जगह थी, मंदिर, मस्जिद, दरगाह, मोनेस्ट्री। सारे पिलग्रिम लोग आते थे, विद्वान आते थे अलग अलग जगहों से, वाराणसी में, अजमेर में, मथुरा में, मदुरई में। सो ये क्या है, यहाँ बड़े बड़े मंदिर हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट्स रिक्वायर्ड सर्विसेज सच एस लॉजिंग, फूड, मार्केट एंड क्राफ्ट। यानी कि जब आप कहीं पे भी, ये धार्मिक जगहें होती हैं, तो आपको खाना भी चाहिए होगा, वहाँ मार्केट भी चलेगी, क्राफ्ट का काम भी चलेगा। तो काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी होने लगेंगी। और राजा महाराजा भी सपोर्ट करते थे इस चीज़ को, वेल्दी डोनर्स भी होते थे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, रिलीजियस सेंटर की वजह से भी अर्बन ग्रोथ हुई है। रोल ऑफ द स्टेट एंड पॉलिटिकल पावर। तो मिडिवल स्टेट के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, अर्बनाइजेशन में मेन रोल स्टेट का था। जो दिल्ली सल्तनत के रूलर्स थे और जो मुगल्स के रूलर्स थे, मतलब मुगल एम्पायर के, मुगलिया सल्तनत के, उन्होंने सिटीज़ एस्टेब्लिश करी अपने हिसाब से, कहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा, कहाँ से मिलिट्री सेंटर अच्छे होंगे। तो इन्होंने कुछ कैपिटल बनाई अपनी, दिल्ली, आगरा, लाहौर, फतेहपुर सीकरी। ये इनके पॉलिटिकल सेंटर्स थे, जहाँ पे इनके दरबार लगते थे, अधिकारी लोग होते थे, आर्मीज़ होती थी। इसके अलावा बड़े बड़े फोर्टिफिकेशंस करवाए जाते थे, रोड वगैरह बनवाए जाते थे, मार्केट्स बनवाई जाती थी, वाटर सिस्टम डेवलप किए जाते थे, जिससे अर्बन ग्रोथ हुई। सिटीज़ को फ़ायदा मिलता था, स्टेट से बहुत प्रोटेक्शन मिलती थी, जिससे कि मर्चेंट और कारीगर लोग भी सेटल हो जाते थे और बिजनेस करते थे अपना आराम से, मज़े से। फिर है इंटरेक्शन बिटवीन ट्रेड, रिलीजन एंड द स्टेट। तो ट्रेड, रिलीजन और स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंटली अपने आप नहीं चलता था, बल्कि री इन्फोर्स्ड ईच अदर इन द ग्रोथ ऑफ मिडेवल सिटीज़। स्टेट्स जो हैं, जो मान लो कोई भी बड़ा से बड़ा सुल्तान है, बड़े से बड़ा बादशाह है, वो ट्रेड को सपोर्ट करता था। कैसे सपोर्ट करता था भाई, रोड का मेंटेनेंस करके, सिक्योरिटी अच्छी करके, रोड पे आने जाने वालों को कोई तंग ना करे, ठीक है। ट्रेडर्स को जो है, जो ट्रेडर्स जो होते थे, व्यापार करने वाले, वो भी अपना टैक्स देते थे, कस्टम ड्यूटी वगैरह देते थे। जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होते थे, मंदिर, मस्जिद वगैरह, उनको तो पूरा सपोर्ट मिलता था रूलर्स का और मर्चेंट्स का, जिससे कि उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे थे शहरों की तरफ। सो इस इंटरेक्शन से ही क्या हुआ है कि सिटीज़ मल्टी फंक्शनल सिटीज़ बन गई, जहाँ पे ट्रेड कॉमर्स भी हो रहा है, पूजा पाठ भी हो रहा है, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन भी चल रहा है, कल्चरल एक्सचेंज भी हो रहा है। फिर है सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट ऑन अर्बन सेंटर्स। तो जब ट्रेड, रिलीजन और स्टेट, इन तीनों ने मिलजुल कर ग्रोथ करी शहरों की, ठीक है। सो जो मिडिवल सिटीज़ हैं, मिडिवल सिटीज़
हाउस्ड मर्चेंट्स, आर्टिसन, सोल्जर, ऑफिशियल्स, स्कॉलर्स, रिलीजियस फिगर्स। ये सारे लोग शहरों में रहते थे, व्यापारी लोग, कारीगर लोग, सोल्जर्स, ठीक है, बड़े बड़े स्कॉलर्स। बाजार, मस्जिद, मंदिर, कोर्ट बिकेम स्पेसिस फॉर सोशल इंटरेक्शन। यहाँ पे लोग इंटरेक्ट करते थे। इंटरेक्ट करेंगे तो कल्चरल एक्सचेंज होगा, उसका कल्चर हमें पता चलेगा, हमारा कल्चर उसको पता चलेगा। अर्बन सेंटर्स जो होते थे वो लर्निंग के, आर्ट के, आर्किटेक्चर के, लिटरेचर के भी हब थे। सो भाई अर्बन सेंटर्स में आपको सब सीखने को मिलेगा, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिटिकल सपोर्ट भी थी। सो कंक्लूज़न यही है कि जो अर्बन सेंटर्स का एमरजेंस हुआ मिडेवल इंडिया में, वो मेन रिजल्ट इसी का था कि ट्रेड, रिलीजन और स्टेट, ये तीनों जब आपस में जुड़ जाता है तो हुआ था। ट्रेड से पैसा आया, इकोनॉमिक वाइटलिटी आई, रिलीजन से कल्चरल और स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस बढ़ी उस जगह की, स्टेट ने मदद कर दी भाई हर तरीके से। तो जब ये सारी चीज़ें जोड़ दोगे तो एक सेटलमेंट, एक बहुत बड़ा अर्बन सेंटर बन जाता है। और मिडेवल इंडिया में यही आपको लिखना था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।